तो देखिए लास्ट की क्लासेस में हमने लीनियर मॉडल क्या होता है ये डिस्कस किया था, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन क्या है ये भी हमने डिस्कस किया था। इस पे बेस्ड एस्टिमेटर्स हमने फाइंड किए थे, द एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा वेक्टर। यार बीटा वेक्टर इज आवर पैरामीटर वेक्टर। ओके, तो उस पर फिर हमने देखा था भाई कैसे हम इंडिविजुअल, जैसे हमारे पास बीटा वेक्टर में पी पैरामीटर्स हैं, बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा पी, तो कैसे इंडिविजुअल पैरामीटर्स का एस्टिमेटर ऑफ फाइंड करते हैं, और कैसे लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शंस का एस्टिमेटर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन को बेसिकली हम अगर नोटेशन की बात करें तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं, लैम्डा डैश वेक्टर इनटू बीटा वेक्टर। जैसे एक फंक्शन में लिख लूँ, बीटा वन प्लस बीटा टू माइनस टू बीटा थ्री। ओके, इफ वी हैव ए बीटा वेक्टर ऑफ थ्री कंपोनेंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, तीन पैरामीटर्स हैं। तो इस तरह का एक लीनियर फंक्शन मैंने ले लिया, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन, लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर ये ओबियस है भाई, बीटा वेक्टर जो होगा, बीटा वेक्टर में तीन कंपोनेंट हैं, बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री। वहीं जो लैम्डा वेक्टर है या लैम्डा डैश वेक्टर है, तो लैम्डा डैश वेक्टर के जो एलिमेंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वन, वन एंड माइनस टू। तो जब आप लैम्डा डैश वेक्टर इंटू बीटा वेक्टर फाइंड करोगे, तो ये वन, वन माइनस टू इंटू बीटा वेक्टर, दैट इज बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री। ठीक है, तो लैम्डा डैश तो कोफिशिएंट वेक्टर है, बीटा वेक्टर पैरामीटर वेक्टर है, तो ये ट्रांसपोज दैट मीन्स रो वेक्टर, एंड सिंपली अगर हमने लिखा है दैट इज आवर कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में हमें यही रिजल्ट मिलेगा, बीटा वन प्लस बीटा टू माइनस टू बीटा थ्री। तो लैम्डा डैश बीटा वेक्टर इज ए लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इसके एस्टिमेटर्स हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशन हम ये एस्टिमेटर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो बीटा वेक्टर का एस्टिमेटर है, जिसे आप बीटा वेक्टर कैप कहते हो, तो बीटा वेक्टर कैप इसका वैल्यू था ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश वाई वेक्टर। तो ये जो क्वांटिटी है ए डैश ए इनवर्स ए डैश वाई वेक्टर, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाई वेक्टर। ये हमेशा क्या आएगा, एक वाई के कंपोनेंट्स में लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, ये भी हमने देखा था। देन हम प्रॉब्लम आई भाई, ये लैम्डा डैश बीटा वेक्टर अगर कोई लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन है तो इसका एस्टिमेटर क्या होगा और कैसे इसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम नॉर्मल इक्वेशन का यूज करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन हमारी ये होती है, ए डैश ए वाई वेक्टर, सॉरी ए डैश ए बीटा वेक्टर इक्वल टू ए डैश वाई वेक्टर। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सी वेक्टर कोई आर्बिट्ररी वेक्टर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग टू द गिवन लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, ये सी डैश वेक्टर से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो ये क्वांटिटी क्या होगा, एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन इन फॉर्म ऑफ सी वेक्टर। तो फिर मैं क्या करूंगा, सी वेक्टर की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द गिवन लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन में डिसाइड करूंगा। तो इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, तो सी वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा। सी वेक्टर का वैल्यू आ गया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन होगा, और राइट हैंड साइड में हम सी डैश वेक्टर ए डैश वाई वेक्टर करेंगे। तो ये राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेंगे, इन लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन के एस्टिमेटर मिलेंगे। यही हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में। उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने एक क्वेश्चन दिया था, अ, जी, मतलब उसका C1 C2 C3 का वैल्यू अलग आया, आपने जो बताया था उससे। अलग आ रहा है। हाँ सर। मैंने क्या वैल्यू बताया था, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, हो सकता है मैंने गलत कैलकुलेट किया हो।
क्वेश्चन क्या था, ध्यान है आपको? सर एक क्वेश्चन आपने दिया था, 2 बीटा 1 माइनस बीटा 2, उसके पहले वाले क्वेश्चन एक था बीटा 1 माइनस बीटा 2 सिर्फ, वो उसका निकालना था एस्टिमेट, बीटा 1 माइनस बीटा 2। तो ये लीनियर मॉडल क्या था, y1 इक्वल टू बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2 प्लस E1। सर उसके पहले वाला। अब क्वेश्चन बताइए क्या था क्वेश्चन। हाँ सर, वही वाला था। y1 = बीटा 1 + 2 बीटा 2 + E1। हाँ, देन y2 इक्वल टू 2 बीटा 2 प्लस 3 बीटा 3 प्लस E2, यही था ना। देन y3, हाँ y1 y2 y3 का वैल्यू आपको गिवन था मॉडल फॉर्म में। तो इसमें एक तो बीटा 1 का एस्टिमेटर निकालना था। बीटा 1 का एस्टिमेटर तो सर, जैसे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का एस्टिमेटर निकालना है तो वो तो हम ओ एल एस ई से निकाल लेंगे। बीटा कैप इक्वल टू ए डैश ए इनवर्स ए डैश वाई वेक्टर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के एस्टिमेटर्स हमें मिल जाएंगे। यही था। हाँ सर। सर हाँ, दूसरा वो तो दूसरा एक प्रॉब्लम क्वेश्चन था था फिर। बीटा 1। हाँ, बीटा 1 माइनस बीटा 2 का वैल्यू निकालना था। हाँ इसका क्या बताया था मैंने आपको आंसर? सर इसका जो C1 C2 और C3 का वैल्यू, वो आपने कुछ अलग लिखा था और हमारा कुछ अलग आया है। अलग आ रहा है। हाँ सर। मैंने क्या बताया था, वही बात। C1 का वैल्यू 41/25 बताया था। हाँ सर, वो 64/25 निकला। हाँ ठीक है। वो गड़बड़ है उसमें, वो जो है ना फर्स्ट जो उसमें बीटा वन के लिए वो आएगा। बीटा 1 के लिए वो वैल्यूज आएंगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो ठीक है, आप सही सॉल्व कर रहे हैं उसे। ठीक है। अच्छा। हाँ सर। जो वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं, वो जब बीटा 1 के एस्टिमेटर्स हम फाइंड कर रहे होंगे ना, तो उस केस में जो हाँ इक्वेशंस आएंगी C1 C2 C3 में, वैसे तो हम बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट हाँ स्क्वायर। ठीक है। हाँ। तो वो मेरी तरफ से गलत हुआ है, वो आंसर वो नहीं होगा। तो क्या आ रहा है आंसर, वो आप देख लेना, चेक कर लेना हाँ सर, क्या वैल्यूज आ रही 54/25, और C2 के -42/25, और C3 के 23/25। है। हाँ, एक मिनट, इसे हम चेक कर लेते हैं। C1 का क्या वैल्यू आया? C1 का 64/25, 64/25। और C2 का -42/25, एंड C3 23/25। 23/25। ओके। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर नहीं सर, वही मतलब डाउट था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर क्या, मतलब आपका अब चेक अलग कैसे, हाँ, आंसर। अब चेक कैसे करोगे कि ये आंसर सही है या नहीं है, यही ना। हाँ हाँ सर। हम्म, तो अभी चलिए, आप फर्स्ट स्टेप पे अटक गए हो, तो आगे बढ़ते हैं, तो इसी को देख लेते हैं। बाकी लोग भी, बाकी स्टूडेंट ने भी किया ये प्रॉब्लम सॉल्व, बाकी का भी यही आ रहा है आंसर। यस सर। हाँ सर। तो लीनियर मॉडल तो होगा आपके पास ना, उसे लिखने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। देखिए, सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट था कि हमने क्या किया भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी C' A बीटा वेक्टर, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने पे हमें ये रिजल्ट्स मिले, C1 C2 C3। तो C वेक्टर हमें मिल गया। ठीक है, C वेक्टर इज C1 C2 C3। ठीक।
तो जब आप C1 C2 C3 की वैल्यू पुट करोगे इसमें, इस फंक्शन में पुट करोगे, तो ये सीधा सीधा हमें क्या मिलेगा, β1 माइनस β2 मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हो β1 माइनस β2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सर इसका एस्टिमेटर निकला है। एस्टिमेटर निकाला है आपने? हाँ सर, मतलब वही डाउट था कि वो C1 C2 C3 होगा या फिर नहीं, तो वो हाँ, वैल्यू C1 वैल्यू C2 C1 C2 C3 तो आपने निकाल लिया ना, तो वही मैं बता रहा हूँ हाँ कि सर। ये वैल्यू आपकी सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसे चेक हाँ करने के लिए देखिए जो इक्वेशन आपकी बनी होगी, इक्वेशन क्या बनी थी? सर, 2C1 प्लस 3C2 प्लस C3 इक्वल टू 1, हाँ, और 3C1 प्लस 9C2 प्लस 7C3 इक्वल टू -1, एंड और C1। C1 प्लस 7C2 प्लस 10C3 इक्वल टू 0। हाँ, यही बनी है ना। यस सर। तो इसमें आप ये वैल्यूज पुट करके देखें, क्या ये तीनों वैल्यूज इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर C1 C2 C3 इन तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, तो इन तीनों वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। क्यों? हाँ सर। तो कर रही है। लास्ट वाले पे चेक कर लो, लास्ट इक्वेशन क्या है, C1 इज 64/25 प्लस C2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 7 × 42/25 प्लस 230/25, ये 23 × 10 करेंगे ना। ठीक है, तो 230 प्लस 64, 294/25 माइनस 7 2 जा 4, 7 4 जा, सॉरी 7 2 जा 14, 14 4, एंड 7 4 जा 28, 294/25 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो C1 C2 C3 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को होल्ड कर रही है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो ये सेकंड और फर्स्ट को भी होल्ड करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि तीन अननोन है, तीन इक्वेशंस हैं। क्लियर? ये समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, हमने क्या किया, ये यहाँ तक का प्रोसीजर सबको समझ में आ गया कि ये इक्वेशंस कैसे डेवलप हुई हैं। यस सर। तो हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, C1 C2 C3 का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में अब ये ओबियस है भाई, ये क्या करेगा, फर्स्ट इक्वेशन को भी होल्ड करेगा, सेकंड को भी होल्ड करेगा, थर्ड को भी होल्ड करेगा। तो ओबियस है भाई, ये जो क्वांटिटी है इसे अगर मैं सपोज L1 कह लूँ, ठीक है, तो ये इस तरह का आ रहा होगा, L1 β1 प्लस L2 β2 प्लस L3 β3। ठीक है, ये क्वांटिटी जो C डैश A बीटा वेक्टर है, ये फाइनली ये आ रहा होगा जहाँ पे L1 की वैल्यू 2C1 प्लस 3C2 प्लस C3 होगी, L2 की वैल्यू 3C1 प्लस 9C2 प्लस 7C3 होगी, और L3 की वैल्यू C1 प्लस 7C2 प्लस 10C3 होगी। होगा ऐसा? क्यों? बेटा ये समझ में आया? हाँ सर। ये है ना, हमने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, इस तरह से आया। अब हमारा टारगेट था भाई L1 L2 L3 की वैल्यू हमने पुट करनी थी, तो हमें एस्टिमेटर क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, सॉरी हमें फंक्शन क्या चाहिए था, β1 माइनस β2 चाहिए। तो β1 माइनस β2 के लिए L1 1 होना चाहिए, L2 -1 होना चाहिए, तो ये कंडीशन हमने लगा दी, L3 0 होना चाहिए, तो ये कंडीशन लगाई थी, ये तीन इक्वेशन आई, तीनों को सॉल्व कर लिया, C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई, दैट इज L1 L2 L3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये L1 का वैल्यू 1 है, जब हम C1 C2 C3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये L1 हमें मिलेगा दैट इज 1, और L2 मिलेगा दैट इज -1। तो ये फाइनली हमें मिला β1 माइनस β2, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड।
अब राइट हैंड साइड में इक्वेशन है सी डैश ए डैश वाई वेक्टर, यही है। यस यही बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड इज द सर। सेट ऑफ ऑल एस्टिमेबल पैरामीट्रिक फंक्शन एंड राइट हैंड साइड विल बी सेट ऑफ देयर बेस्ट एस्टिमेट। ओके, तो दिस विल प्रोवाइड बेस्ट एस्टिमेट फॉर बीटा वन माइनस बीटा टू। अब सिंपली हमें क्या करना है, ए डैश मैट्रिक्स हमारे पास है, वाई वेक्टर में वाई वन वाई टू वाई थ्री, और सी डैश वेक्टर, ये सी वेक्टर है, ये हमने फाइंड कर लिया, सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बीटा वन माइनस बीटा टू का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये आपने निकाला? हाँ सर। हाँ, कितना आ रहा है बताइए? 1/5 वन होल बाई इंटू, फाइव मतलब ब्रैकेट में -4y1 -3y2 +9y3। -4y1 -4y1 -3y2 +9y3। +9y। यस। सबका ये आ रहा है? ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में आ रहे हो, c1 + 2c2 y1 +2c2 + 3c3 y2 +c1 + c2 + c3y3। यही आ रहा था, सी डैश वेक्टर इंटू ए डैश मैट्रिक्स इंटू वाई वेक्टर। बेटा ये आ रहा था। इसमें क्या करोगे, C1 और C2 की वैल्यू पुट करोगे, सॉरी इस इक्वेशन में C1 C2 C3 की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये चेक कर लेना आप सभी। ठीक है? यस सर। तो ये प्रॉब्लम तो था कि कैसे हम नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से इन्हीं लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन का एस्टिमेटर फाइंड करेंगे। ठीक है? यस और सर। कोई डाउट है किसी को, और कोई प्रॉब्लम था किसी को? नो सर। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, तो इन डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अ, रेक्सिंग रेक्सिंग आपने जो मुझे सिलेबस भेजा था, वो यस सिलेबस सर। आपका किससे रिलेटेड है? सर ISS एग्जाम से रिलेटेड। अच्छा, वो आईएसएस का सिलेबस है। यस सर। ओके, तो ठीक है। प्रजाक्ता आपका तो ये बीएससी का सिलेबस था ना? यस सर। प्रजाक्ता, यस सर। हाँ, तो इस पे कुछ और टर्म्स हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं वो, लेकिन वो रिलेटेड हैं, क्योंकि जो आगे हम टर्म्स यूज करेंगे तो वहाँ पर इन डेफिनेशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। तो कुछ डेफिनेशन तो आपको आपके सिलेबस में मिलेंगी, और कुछ डेफिनेशन हमारी एक्स्ट्रा हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जिनका यूज हम आगे करेंगे। ठीक, सर आप आईएसएस का भी कवर करेंगे? आईएसएस का एक स्टूडेंट है, इसमें एक दो स्टूडेंट है जिन्होंने सिलेबस मुझे शेयर किया है। तो वो सिलेबस ऐसा है कि वो आपका जो सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड है। ओके, अच्छा सर, ठीक है ना, आपका हम ये कह सकते हैं भाई जो वो भी करेंगे स्टूडेंट, तो अच्छा। हाँ वो कवर कर रहे हैं उसे। हाँ। ठीक है,
हाँ वो कुछ नहीं है, उसमें 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक है बस, जो आपका सिलेबस है उससे 2-3 टॉपिक उसमें एक्स्ट्रा हैं। ओके। हाँ सर, तो कवर कर लेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। हाँ हाँ उसे मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक। थैंक और आप लेकिन इसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते रहना, जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसे करते रहिएगा। ठीक है। हाँ सर। तो अभी जो पहला डेफिनेशन यहाँ पे आता है, ठीक है, ये हमारा है एस्टिमेबल, आप नोट भी कर सकते हैं साथ में, एस्टिमेबल लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। एक क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। अभी आप बता सकते हैं कोई? Sir, estimator based on random sample, which is statistics based on random sample ओके। is called estimator. Estimate, sir, estimation process particular not parameter value आपके साथ estimate वाला व्हाट इज एस्टिमेट? particular value आपका वॉइस कट रहा है। sir ये statistics जब estimate करते हैं particular value निकल के आते हैं सर estimate value ठीक है। और कोई स्टूडेंट बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट? अभी जैसे हमने देखा बीटा कैप हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है, जैसे आपने मुझे बताया कि ये वैल्यू ये आ रही है बीटा 1 माइनस बीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा 1 माइनस बीटा 2 कैप होगा, बीटा 1 माइनस बीटा 2 कैप, विच इज an estimator of beta 1 minus beta 2, and it is estimated with the help of observation. Okay, ये हमारे ऑब्जर्वेशन हैं y1 y2 एंड y3। तो इन पे बेस्ड ये फंक्शन जो डिफाइन हुआ है बीटा 1 माइनस बीटा 2, दिस इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। ओके, so this function of sample observation is known as an estimator or a statistic. क्लियर हुआ सबको एस्टिमेटर क्या है, या स्टैटिस्टिक भी हम इसे कहते हैं? एस्टिमेटर इज फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। ओके, जैसे yes sir सैंपल सैंपल मीन है, ठीक है, हमारे पास एक सैंपल है, स्टूडेंट्स का सैंपल है, सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, सैंपल में 50 स्टूडेंट्स हैं, और एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया, सपोज हाइट। ठीक है, हाइट एक वेरिएबल हो गया, इसे हमने एक्स से डिनोट कर लिया। तो जब इस हाइट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है, सैंपल में अप्लाई करेंगे, तो इस हाइट की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी हमें, होगा ना ऐसा, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट को हमने x1 से डिनोट कर लिया, सेकेंड स्टूडेंट की हाइट को x2 से, इसी तरह से हमें क्या मिलेगा, 50 स्टूडेंट्स का हाइट मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइट के डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यार x इज द वेरिएबल एंड x1 x2 x50 आर द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, अब अगर ये x क्या हो जाए, एक रैंडम वेरिएबल हो जाए, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, x के साथ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अगर हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x1 के सिलेक्शन का कुछ चांस हो जाएगा, x2 के सिलेक्शन का कुछ चांस होगा, x50 के सिलेक्शन का कुछ चांस होगा। जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अगर हम अप्लाई कर रहे हैं और विद रिप्लेसमेंट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो हर यूनिट के सिलेक्शन का चांस क्या है, 1/50 है। ठीक है, तो अब क्या हुआ भाई, ये वेरिएबल था, इस वेरिएबल के साथ क्या है, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है, तो दिस वेरिएबल इज नाउ ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, पर इतना डिफरेंस है वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल में।
तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं, ठीक है, दीज वैल्यूज आर बेस्ड अपॉन ए सैंपल दैट इज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, so this sample is known as a random sample. Clear? And the observations of random sample are independent. ये कंडीशंस होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं सैंपल की, सैंपल के ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे अगर वो सैंपल क्या है, एक रैंडम सैंपल है। क्लियर? दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल। तो यही कंडीशन हमारे यहाँ पे है, y1 y2 y3 में भी है, y1 y2 y3 आर ऑब्जर्वेशंस एंड दीज आर वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। जैसे हम यील्ड की बात कर रहे थे, यील्ड एक रैंडम वेरिएबल है, उसके साथ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, y वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, ठीक है, वो ई वेक्टर पे बेस्ड है। इसी तरह से हम देख रहे हैं y1 y2 y3 सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये कंडीशन हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब देखिए x1 x2 x50 ये रैंडम सैंपल के 50 ऑब्जर्वेशन हैं, तो मुझे क्या करना है, सैंपल मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। सैंपल मीन को हम क्या करेंगे, एक्स बार से डिनोट करेंगे। तो सैंपल मीन सिंपली क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस अप टू x50 डिवाइडेड बाई 50, ये होगा, दैट इज दिस इज द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, यही होगा क्यों? Yes, sir. So this function, which function, x1 plus x2 plus up to x50 divided by 50, this function is the estimator of mean. Clear? The estimator is the function of sample observation, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब मुझे इस वेरिएबल की वैल्यूज पता है, मुझे फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट मैंने क्या कर ली, मेजर कर ली, ठीक है, तो वो सपोज 160 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरह से x2 की वैल्यू 150 सेंटीमीटर आ गई, x50 की वैल्यू 170 सेंटीमीटर आ गई। तो डिफरेंट वैल्यूज मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस मीन का जो वैल्यू आएगा दैट इज एक्स बार, ये एक्स बार जैसे आ गया 160 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे भाई स्टूडेंट्स का सैंपल में 50 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट क्या है, 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये दिस एक्स बार द वैल्यू ऑफ दिस एस्टिमेटर एट पर्टिकुलर सैंपल पॉइंट्स, हमें सैंपल पॉइंट्स पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेटर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द एस्टिमेट ऑफ मीन, this is the estimate of mean. So estimate of mean is x bar and estimator is x1 plus x2 plus up to x50 divided by 50, or we can say that summation xi divided by n. So summation xi divided by n is the estimator of mean, and x bar, that is the particular value of this function, which is denoted by x bar, and x bar is the estimate of mean. क्लियर हो गया, डिफरेंस समझ में आ गया क्या है एस्टिमेटर और एस्टिमेट में, क्यों? Yes, sir. तो इसी तरह से यहाँ पे β1 माइनस β2 कैप है, दिस β1 माइनस β2 कैप इज एस्टिमेट ऑफ β1 माइनस β2, एंड दिस फंक्शन 1/5 minus 4y1 minus 3y2 plus 9y3, this function is the estimator of β1 minus β2. क्लियर? क्यों? Yes, sir. तो दो चीजें हो गई यहाँ पे, पहला हुआ लैम्डा डैश बीटा वेक्टर कैप, ठीक है, दिस इज एस्टिमेट ऑफ लैम्डा डैश बीटा वेक्टर, एंड तीसरा ये टर्म हुआ, दिस इज एल डैश वाई वेक्टर, ठीक है, एल डैश से मैं इसे नोट कर ले रहा हूँ, एल डैश वाई वेक्टर, दिस इज द एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा डैश बीटा वेक्टर। समझ में आ गया आप सबको एस्टिमेट क्या होगा और एस्टिमेटर क्या होगा, क्यों? Yes, sir. तो भाई एस्टिमेबल लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और एस्टिमेबिलिटी कंडीशन क्या होती है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। ये एस्टिमेबिलिटी कंडीशन पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईएसएस में, मोस्टली आप ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही हैं एग्जाम में, ठीक है, 5 मार्क्स का। जैसे ये किस में आता है, पेपर सेकंड में आता है ना लीनियर मॉडल, रेक्सिंग। यस सर।
तो वहाँ पे आपको लीनियर मॉडल गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा भाई ये आप लीनियर मॉडल गिवन होगा और एक लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन होगा। तो आपसे कहा जाएगा भाई ये लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन कब एस्टिमेबल होगा या किस कंडीशन पे एस्टिमेबल होगा। तो कैसे वो करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो समझते हैं एस्टिमेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन तो सबको समझ में आ गया। पैरामेट्रिक फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स एंड लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैम्डा डैश बीटा वेक्टर की, दिस इज लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसे मैं नोट कर रहा हूँ, ये साथ में आप भी चाहो तो नोट कर सकते हैं। ए लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन दैट इज सपोज L dash beta vector is said to be estimable if there exists a linear function L dash y vector of all observations, that is y vector, such that expected value of L dash y vector is equal to lambda dash beta vector। ठीक है, आपने क्या किया, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर का कोई भी एक एस्टिमेटर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये एस्टिमेबल तभी होगा जब उस एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर के इक्वल होगी। अब इसे यहाँ क्वेश्चन से समझते हैं, जो क्वेश्चन आपने डिस्कस किया। ये हमारा एक लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन है बीटा वन माइनस बीटा टू। ठीक है, और ये एक लीनियर फंक्शन है दैट इज द एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन माइनस बीटा टू। तो आप कहोगे भाई बीटा वन माइनस बीटा टू विल बी एस्टिमेबल इफ एंड ओनली इफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू बीटा वन माइनस बीटा टू। तो अगर आपको चेक करना है कि बीटा वन माइनस बीटा टू एस्टिमेबल है या नहीं है, तो आपने जो एस्टिमेटर फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस, इसका एक्सपेक्टेशन आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब इसका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करिए, सिंप्लीफाई करिए। अगर वो बीटा वन माइनस बीटा टू आ जाता है तो आप कहोगे भाई बीटा वन माइनस बीटा टू इज एस्टिमेबल। क्लियर, समझ में आ गया एस्टिमेबिलिटी क्या है। यस सर। तो अब चेक करिए, ये एस्टिमेटर आपने निकाला है बीटा वन माइनस बीटा टू कैप, दिस इज इक्वल टू 1/5 माइनस 4y1 माइनस 3y2 प्लस 9y3। अब इसका एक्सपेक्टेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका एक्सपेक्टेशन आप निकालोगे बीटा वन माइनस बीटा टू कैप, तो ये कितना आना चाहिए, बीटा वन माइनस बीटा टू के इक्वल। क्या आएगा, इसने मैंने कहा ना एल डैश वाई वेक्टर, दिस इज आवर एल डैश वाई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल डैश वाई वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा डैश बीटा वेक्टर फॉर एस्टिमेबिलिटी ऑफ दिस लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। समझ में आ गया डेफिनेशन क्या है। आप चाहो तो ये चेक कर सकते हो, इसका एक्सपेक्टेशन आप कैलकुलेट करना। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टू, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई थ्री, ये एक्सपेक्टेशन आप कैलकुलेट करोगे तो बीटा वन माइनस बीटा टू के इक्वल आएगा। क्लियर, यस सर। अब नेक्स्ट आते हैं कि भाई अब ये प्रोसेस क्या है, काफी लेंथी प्रोसेस है ना। हमें क्या करना है, पहले ये एल डैश वाई वेक्टर फाइंड करना है, देन उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, फिर हमने चेक करना है क्या वो लैम्डा डैश बीटा वेक्टर के इक्वल आ रहा है,
है ना। तो तब हम जाके कह पाएंगे कि भाई ये एल डैश बीटा वेक्टर यानी ये लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन एस्टिमेबल है, यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन की हेल्प से एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक थ्योरम है। तो थ्योरम है लैम्डा डैश बीटा वेक्टर is estimable if and only if lambda dash vector belongs to row space of A matrix। ठीक है, मैं क्या कर लूँ, लैम्डा डैश वेक्टर को रो स्पेस, अगर मैं चेक कर लूँ कि क्या लैम्डा डैश वेक्टर रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स को बिलोंग करता है, तो मैं कह सकता हूँ भाई सीधे सीधे क्या होगा, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर एस्टिमेबल होगा। अब ये रो स्पेस क्या होता है पता है आपको, नहीं है? नहीं व्हाट इज मेंट बाय रो स्पेस? रो स्पेस नथिंग बट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सर और एक बार ये लाइन बताएंगे थ्योरम। थ्योरम है भाई लैम्डा डैश बीटा वेक्टर दैट इज एनी लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन will be estimable if lambda dash vector is equal to row space of matrix A, where matrix A is the coefficient matrix। ठीक है, और रो स्पेस दैट इज ए एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, सपोज एल डैश ए। इस तरह की फॉर्म में अगर ये आ रहा है तो हम कह सकते हैं भाई लैम्डा डैश बीटा वेक्टर क्या होगा, एस्टिमेबल होगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसका प्रूफ देख लो, सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, फंक्शन क्या है, एस्टिमेबल है। नहीं, हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा जो लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन है ये एस्टिमेबल है। ठीक है, तो ये एस्टिमेबल कब होगा, दिस लैम्डा डैश बीटा वेक्टर विल बी एस्टिमेबल इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल डैश वाई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा डैश बीटा वेक्टर। ठीक है, एस्टिमेबल का मतलब है कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए ऑब्जर्वेशन का जिसका एक्सपेक्टेशन आप कैलकुलेट करो तो वो इस फंक्शन के इक्वल आए। ठीक है, कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं कि आप पैरामीटर्स का कोई ऐसा, सॉरी ऑब्जर्वेशंस का कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, उन पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा भाई, जैसे बीटा वेक्टर का एस्टिमेटर है तो ये बीटा वेक्टर का एस्टिमेटर हमेशा क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाई वेक्टर की फॉर्म में होगा, है ना ऐसा। इसी तरह से लैम्डा डैश बीटा वेक्टर का एस्टिमेटर हमें निकालना है तो ये भी क्या होगा, वाई वेक्टर का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, कितना होगा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई, नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से हम उसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अज्यूम कर रहे हैं भाई जो एल डैश वाई वेक्टर है ये लैम्डा डैश बीटा वेक्टर का कोई एस्टिमेटर है, तो क्या ये लैम्डा डैश बीटा वेक्टर एस्टिमेबल है? ठीक है, तो एस्टिमेबल है तो इसके लिए कंडीशन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल डैश वेक्टर वाई वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा डैश बीटा वेक्टर। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये एल डैश एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई वेक्टर दिस इज इक्वल टू लैम्डा डैश बीटा वेक्टर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई वेक्टर ये कितना होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई वेक्टर इज ए बीटा वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा डैश बीटा वेक्टर। तो यहाँ से कंडीशन आ गई, लैम्डा डैश वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू एल डैश ए मैट्रिक्स, यानी जो लैम्डा डैश वेक्टर हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इस तरह का एक फॉर्म होनी चाहिए, एल डैश ए एंड दिस एल डैश ए इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए।
यही होगा, दैट इज रो स्पेस ऑफ ए। क्लियर हुआ? क्यों? यस। कोई डाउट है तो पूछ लो इसे। भाई मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एल डैश वेक्टर कोई सर भी वो एक रो रोज वेक्टर ऑफ हो सकता है। ए, हाँ सर मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे y का है, वैसे मतलब रोज ऑफ ए मतलब एक बेटा, मैट्रिक्स का रोज ऑफ कैसा ए है? का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ना। सपोज करिए, सिर्फ सर रो मैट्रिक्स होगा एक। हाँ वो जैसे ए आई जे है, सपोज ये तो मैट्रिक्स होगा, होगा ना। ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, सपोज 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ सर। अब जो एल डैश वेक्टर है ये तो एक रो वेक्टर है ना। एल डैश वेक्टर एक रो वेक्टर है, तो ये क्या हो सकता है, ये 1x3 का, सपोज मैं कर लूँ कि ये 1x3 का एक वेक्टर है जिसमें 3 कंपोनेंट है, L1 L2 L3, ठीक है। यस सर। जैसे अभी आपने ऊपर देखा था ना, ये था यहाँ पर जो L1 का वैल्यू है -4/5, L2 का वैल्यू है -3/5, L3 का वैल्यू है 9/5, है या नहीं है? क्यों? हाँ सर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, एल डैश वाई वेक्टर लिखा जा सकता है। और यही क्या आया है, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर का एक एस्टिमेटर आया है, ठीक है। एस्टिमेबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है। अगर वो एक्सपेक्टेशन β1 - β2 के इक्वल आती है तो मैं कहूंगा भाई ये लैम्डा डैश बीटा वेक्टर एस्टिमेबल है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? क्यों? यस सर। अब मैं एक डायरेक्ट कंडीशन यस सर। निकाल रहा हूँ, तो डायरेक्ट कंडीशन कहती है भाई लैम्डा डैश बीटा वेक्टर इज एस्टिमेबल इफ एंड ओनली इफ लैम्डा डैश इज बिलोंग्स टू रो स्पेस ऑफ ए, ठीक है। तो ये इस तरह की कंडीशन, जब मैं यहाँ पे एल डैश ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करूंगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, तो ये सिंपली क्या आएगा, एक रो वेक्टर आएगा ना 1x3 का। क्यों? हाँ। और ये इस तरह की फॉर्म में होगा, L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो यहीं से एक कंडीशन निकल के आ रही होगी, जैसे एक कंडीशन आ रही होगी भाई, पहला एलिमेंट आ रहा होगा L1 प्लस L2, दूसरा एलिमेंट आ रहा होगा, सपोज ये इस तरह की कंडीशन आ रही होगी L1 L2 और L1 प्लस L2, सपोज, ठीक है। सपोज ये कंडीशन आ रही है, जो एल डैश जो रो स्पेस आ रहा है वो L1 प्लस L2 आ रहा है, ये 1x3 का जो मैट्रिक्स है, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो हाँ। ये, हाँ तो अब यहाँ पे देखो, ये कंडीशन मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज C1 C2 C3, तो मैं लिख सकता हूँ भाई C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, लिख रहा हूँ ना। क्यों? हाँ सर। हाँ। लिखा जा सकता है। तो इसका यस मतलब सर। है कोई भी पैरामेट्रिक फंक्शन जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, इस कंडीशन को होल्ड करेगा, यानी दैट लैम्डा डैश वेक्टर बिलोंग्स टू द रो स्पेस ऑफ ए, दिस इज रो स्पेस ऑफ ए। जो भी लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन इस कंडीशन को होल्ड करेगा वो क्या होगा, एस्टिमेबल होगा। आई बात समझ में? यस सर। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखिए, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर इज एस्टिमेबल इफ एंड ओनली इफ लैम्डा डैश बिलोंग्स टू रो स्पेस ऑफ ए, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे ये भी रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, रो स्पेस ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू कॉलम स्पेस ऑफ ए डैश एंड इज इक्विवेलेंट टू कॉलम स्पेस ऑफ ए डैश ए और रो स्पेस ऑफ ए डैश, ठीक है। ये इक्वलिटी होती है। तो अब हम कह सकते हैं भाई लैम्डा डैश या तो रो स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करे, या लैम्डा डैश कॉलम स्पेस ऑफ ए डैश को बिलोंग करे, या लैम्डा डैश कॉलम स्पेस ऑफ ए डैश ए, या रो स्पेस ऑफ ए डैश, ठीक। तो कोई भी वेक्टर एल डैश वेक्टर इस तरह की फॉर्म में है,
जो इस तरह की कंडीशंस लेके आ रहा है भाई, एल डैश ए की फॉर्म लेके आ रहा है, ठीक है। तो लैम्डा डैश वेक्टर अगर इस कंडीशन को होल्ड करेगा, इस कंडीशन को लैम्डा डैश इज इक्वल टू एल डैश ए मैट्रिक्स, देन वी कैन बी श्योर दैट लैम्डा डैश बीटा वेक्टर इज एस्टिमेबल। ओके, तो एस्टिमेबिलिटी समझ में आया सबको क्या है? यस सर। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज एस्टिमेशन स्पेस। अभी एस्टिमेशन स्पेस क्या होता है? तो अभी हमने देख लिया भाई, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर यानी लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन ये एस्टिमेबल होगा जब लैम्डा डैश वेक्टर क्या करेगा, रो स्पेस को बिलोंग करेगा, रो स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करेगा, दैट रो स्पेस ऑफ ए और दैट कॉलम स्पेस ऑफ ए डैश इज कॉल्ड एस्टिमेशन स्पेस। ओके, तो ये अगर डेफिनेशन इसे मैं लिखूं तो यहाँ पे इस तरह से नोट कर लेंगे। Suppose we have a linear model y vector equal to a beta vector plus e vector, here e vector follows normal, which means zero vector and dispersion matrix sigma square I, then the column space of A is known as estimation space। ठीक है, क्योंकि जो एस्टिमेटर्स हम फाइंड कर रहे हैं वो एस्टिमेटर्स क्या हैं, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए पर ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम जब एस्टिमेटर्स फाइंड कर रहे थे तो ये ए डैश ए बीटा वेक्टर इक्वल टू ए डैश वाई वेक्टर की कंडीशन थी। तो इसमें एस्टिमेटर मुझे निकालने थे किसी लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन के या सिंपली बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री के। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या था, जो बीटा वेक्टर कैप हम निकाल लेते, दैट इज ए डैश ए इनवर्स ए डैश वाई वेक्टर, यानी ये पूरा प्रोसीजर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे बेस्ड है ना। So the column space of this coefficient matrix or row space of this coefficient matrix is known as the estimation space, जहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं, बीटा वेक्टर के बीटा वेक्टर के एस्टिमेटर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम किसी लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन के एस्टिमेटर्स निकाल रहे हैं तो इस केस में सी डैश वेक्टर इसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व कर रहे थे, तो वहां भी हम देख रहे थे भाई वहां भी क्या हो रहा है, ए डैश ए और ए डैश से ही एस्टिमेटर हमें मिल रहे हैं, इन्हीं कोफिशिएंट की हेल्प से हमें एस्टिमेटर मिल रहे हैं। तो द कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स और रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज जनरली कॉल्ड एस्टिमेशन स्पेस। क्लियर? यस सर। तो नेक्स्ट टर्म है एरर स्पेस। अब एरर स्पेस क्या होगा? एरर स्पेस को जनरली हम डिफाइन करते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एस्टिमेशन स्पेस, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एस्टिमेशन स्पेस और इज कॉल्ड एन एरर स्पेस। ठीक है, अब ये एरर स्पेस क्या होता है देखो, तो कोई भी वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, ठीक है, इफ दिस ए वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, ओके, if this A vector is orthogonal to column space of A, this implies that A dash
वाई वेक्टर इक्वल टू 0, अगर इस तरह की कंडीशन हमें मिलती है। ठीक है, कोई भी सर वेक्टर, हाँ। सर ये तो नॉर्मल का सिंबल है ना? हाँ, नॉर्मल और ऑर्थोगोनल हम इसे कहते हैं। अच्छा अच्छा। ये लास्ट क्लास में हमने बताया था ना, हाँ सर, मैंने ऑर्थोगोनलिटी और, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझा। हाँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स की हम बात करें तो, या परपेंडिकुलर की बात करें, है ना, जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे इस तरह की टर्म्स हम ऑर्थोगोनलिटी के लिए यूज़ करते हैं। जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ऑर्थोगोनलिटी या नॉर्मल हम कहते हैं ना, क्यों। यस सर। और जब सेट थ्योरी में बात करेंगे तो इसे हम म्यूचुअली डिसजॉइंट कह देंगे। ये बताया था मैंने शायद लास्ट क्लास में। ठीक है, हाँ सर। तो कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर है ए वेक्टर, इफ दिस इज ऑर्थोगोनल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए इज आवर एस्टिमेशन स्पेस, जहाँ से हमें एस्टिमेटर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या है, कॉलम स्पेस के आर्बिट्ररी, यानी जब भी हम ए डैश वेक्टर वाई वेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या है, जीरो आए। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये वेक्टर ये आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा। वेक्टर अलजेब्रा में ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। दिस implies दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जो इनके बीच में एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़ा है? यस सर। हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट है। सिंपली कोई एक आर्बिटरी वेक्टर हमने ले लिया, ए वेक्टर, अभी अलजेब्रा की बात हो रही है तो अलजेब्रा में ए वेक्टर हमने ले लिया, और हमारे पास कॉलम स्पेस है, और मैंने बताया हुआ कॉलम स्पेस जनरली क्या होगा, वो वाई वेक्टर से निकल के आ रहा होगा, है ना। कॉलम स्पेस को जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वाई वेक्टर की फॉर्म में निकल के आएगा। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया भाई ए वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, और ए डैश वेक्टर इंटू वाई वेक्टर इक्वल टू जीरो। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम कहेंगे भाई ये ए वेक्टर जिस भी मैट्रिक्स से निकल के आया है, दैट मैट्रिक्स इज आवर एरर स्पेस। क्लियर। तो जनरली ये नल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्योंकि जो पूरा ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये ए मैट्रिक्स पूरा हमारे लिए क्या है, एस्टिमेशन स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमेशा एस्टिमेटर्स मिलेंगे इसकी हेल्प से। तो यहाँ का कोई भी पार्ट हमारा एरर स्पेस में नहीं हो सकता। तो हम अज्यूम कर लेते हैं भाई कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी नल मैट्रिक्स से निकल के आया है, जब हम ए डैश वाई वेक्टर करें तो वो हमें क्या दे, जीरो वेक्टर दे। तो हम कहेंगे भाई ये मैट्रिक्स क्या है, या ये ए वेक्टर का जो भी स्पेस होगा, दैट स्पेस इज आवर एरर स्पेस, एंड दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एस्टिमेशन स्पेस। क्लियर। यस सर। So the condition for error space is a dash vector y vector equal to 0, and a dash y vector is called error function. ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्टिव्स आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन दे दी आपको, इफ ए डैश, ये इस तरह का दे दिया, इफ ए डैश y vector equal to 0, then a dash y vector is called error function, या a dash y vector is called error function if a dash y vector equal to 0। ठीक है, तो इसका मतलब है भाई अगर a dash y vector एरर फंक्शन है तो a dash y vector का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर वेक्टर। ठीक है, तो ये एरर वेक्टर को ही डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एरर स्पेस डिफाइन किया है। ये बताया था ना, ई वेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज नॉर्मल विथ मीन जीरो एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा स्क्वायर आई। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, यस सर। अब जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टर्म है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड
एस्टिमेटर और U। ये क्या होता है, कोई बता सकता है? बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो जिसका वेरिएंस सबसे कम होता है और एक्सपेक्टेशन सर बताइए। सर अनबायस्ड का जो रूल है एक्सपेक्टेशन ऑफ काम। एस्टिमेटर तो समझ में आ गया भाई, ठीक है। एस्टिमेटर क्या है? एनी फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब अगर ये एस्टिमेटर क्या है, लीनियर है, लीनियर फंक्शन है, जैसे एल डैश वाई वेक्टर, तो ये क्या है, एक लीनियर एस्टिमेटर है। दिस इज लीनियर एस्टिमेटर फॉर एनी लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। इतना समझ में आ गया सबको? क्यों? यस यस सर। सर। फिर हमने क्या किया भाई, इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लिया, इस एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन निकाल लिया, और ये किसके इक्वल आ गया, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया, अनबायस्ड हो गया। तो तीन चीजें तो डिफाइन हो गई, लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, यानी कोई ऐसा लीनियर फंक्शन जो क्या है, अनबायस्ड है। बेस्ट मीन एफिशिएंट, बेस्ट मीन एफिशिएंट, यानी अब क्या हो गया, अनबायस्डनेस तो है ही, साथ में ही अनबायस्ड तो है ही, इसका वेरिएंस भी क्या है, मिनिमम है, लीस्ट है, सबसे कम वेरिएंस है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर? यस सर। जो भी टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो टर्म्स आपको इंडिविजुअली पता होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने समझा भाई एस्टिमेटर क्या होता है, फिर हमने देखा लीनियर एस्टिमेटर क्या होगा, फिर लीनियर एस्टिमेटर अनबायस्ड है तो लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया। बेस्ट मीन एफिशिएंट, अगर वो एफिशिएंट भी है तो हम कहेंगे वो एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर हम डिफाइन करें, तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लेना। एल डैश वाई वेक्टर इज ए बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा डैश बीटा वेक्टर इफ, दो कंडीशन होंगी। फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल डैश वाई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा डैश बीटा वेक्टर, एंड सेकंड कंडीशन वेरिएंस ऑफ एल डैश वाई वेक्टर लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एम डैश वाई वेक्टर, वेयर एम डैश वेक्टर वाई वेक्टर इज एनी अदर unbiased estimator of lambda dash beta, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एस्टिमेबिलिटी ऑफ लैम्डा डैश बीटा वेक्टर। जब तक लैम्डा डैश बीटा वेक्टर एस्टिमेबल ही नहीं होगा तब तक आप बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे अभी तक तो हम ये देख रहे थे, अब एक होमवर्क मैंने आपको दिया है जिसमें आपको बीटा वन माइनस बीटा टू कैप जो हमने फाइंड किया था उसका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो आप करके लाओगे, वो देखोगे क्या लैम्डा डैश बीटा वेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ दीज एस्टिमेटर, ठीक है। इन एस्टिमेटर्स का, जो भी एस्टिमेटर्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इनका वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा और कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा इफ दी एस्टिमेटर्स आर रिलेटेड, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे, जिसमें वेरिएंस और कोवेरिएंस कैसे हम फाइंड करते हैं, और जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो क्या वेरिएंस होगा, जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी तो उस केस में कैसे हम वेरिएंस
फाइंड करते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे गॉस मार्कोव थ्योरम। ठीक है, यस चलोगे सर, क्या? यस सर। तो अब ब्लूज फाइंड करने के लिए तो कंडीशन यही है भैया, एस्टिमेबिलिटी कंडीशन है। ठीक है, ब्लूज फाइंड करने के लिए एस्टिमेबिलिटी कंडीशन है, हमें बहुत सारे एस्टिमेटर्स मिलेंगे। देन उनका वेरिएंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका वेरिएंस मिनिमम आएगा, लीस्ट आएगा, वो क्या हो जाएगा, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, अब जो गॉस मार्कोव थ्योरम है, गॉस मार्कोव थ्योरम कहते हैं भाई, जो हमने लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर फाइंड किए थे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशन, these estimators are also best linear unbiased estimator। ठीक है, सिंपली यही हमारा गॉस मार्कोव थ्योरम है, OLSER। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, कोवेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे एस्टिमेबिलिटी पे। तो अभी इतना करिए। यस सर। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे 7 बजे से। ठीक है। ओके सर। हाँ सर।